मुद्रा एकेडमी में आप सभी दोस्तों का, आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली क्लास में कल की आप लोगों को संधि की शुरुआत की हुई थी। आज जो बचा हुआ है मैंने जो है स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई हुई थी। हमने गुरु स्वर संधि की शुरुआत की हुई थी और उसके एक दो उदाहरण हमने जो है वो हमने समझाया हुआ था। आगे के उदाहरण जो है हम आज फिर से देखते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आगे कुछ गुण संधि की परिभाषा वगैरह फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने गुण स्वर संधि पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, एक दो उदाहरण भी किए हुए थे, लेकिन उसके और कई सारे उदाहरण बचे हुए हैं, इसलिए पुनः हम वहीं से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, गुण संधि जैसे मैंने कल बताया हुआ था कि यदि आ हो और आ के बाद यहाँ बड़ा हो, दूसरी तरफ हमारा ई हो, ऊ हो, री हो और लिरी हो, ये अक्षर हो, और ये अक्षर जो हैं चाहे ये हर्ष हो और चाहे यहाँ देखिए दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ हम लिख देते हैं, ये चाहे हर्ष हो और चाहे दीर्घ हो, ये चाहे अक्षर ये हर्ष हो या फिर दीर्घ हो। दिख नहीं रहा क्या? ये अक्षर हर्ष या दीर्घ, इनमें से कोई हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आ के साथ हमारा छोटा हो या बड़ा हो, इनके साथ अगर हमारी छोटी ई जुड़े या फिर बड़ी ई जुड़े, दोनों के स्थान पर मिला करके हमारा ए हो जाएगा। इसी तरह से छोटा आ के साथ या बड़ा आ के साथ छोटी ई जुड़े अथवा बड़ी ई जुड़े, चाहे छोटा आ के साथ या बड़ा आ के साथ छोटी ई जुड़ता है या बड़ी ई जुड़ता है, दोनों के स्थान पर मिला करके ए ही होता है। ठीक इसी तरह से ये हम करते हैं। अब आ के बाद चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद छोटा ओ जुड़े अथवा बड़ा ओ जुड़े, दोनों के स्थान पर जो मिलकर अक्षर आएगा, जो हमारी संधि वाला बना हुआ अक्षर होगा, वो हमारा ओ होगा। ठीक इसी तरह से छोटा आ हो अथवा बड़ा आ हो, उसके बाद हमारी री हो, री भी दो होती जैसे कि हम जानते हैं, ये तो ये हमारा मिलकर अर बनता है। ये हम लोगों ने कल देखा था। ठीक इसी प्रकार आ हो, बड़ा हो, धन, लिरी हो, तो इनका मिला करके ये अर बनता है। देखा आप लोगों ने? छोटा आ हो पहली तरफ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद जो है छोटी ही हो या बड़ी ही हो, दोनों के स्थान पर हमारा ए ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार से छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, दोनों के स्थान पर हमारा ओ ही बनेगा। अगला है छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद चाहे हमारी छोटी री आए चाहे बड़ी री आए। वैसे ज़्यादातर री में छोटी री का ही प्रयोग होता है, बड़ी री का प्रयोग देखने को बहुत कम मिलता है। और जब आ के साथ री मिलेगा तो इनका जो है अर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आ छोटा हो या बड़ा हो, इनके साथ अगर जो है हमारा लिरी मिलता है, ये लिरी जो एक स्वर है ये केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में ये स्वर नहीं होता है। इसीलिए संस्कृत के जो मूल स्वर होते हैं वो 5 होते हैं इसको लेकर के, और हिंदी में जो है वो 4 स्वर माने जाते हैं मूल स्वर। तो ये लिरी जब आ के साथ मिलता है तो ये अल बनाता है। ये हमने कल देखा था और कुछ इसके उदाहरण हम लोगों ने शुरुआत किए थे। पुनः देखिए, हम वहीं से देख लेते हैं। ये देखिए, कल हमने बताया था, ये जैसे ये हमने लिखा महाधन ईस, महाधन ईस, यहाँ से हम जान रहे यहाँ बड़ा है और यहाँ बड़ी है। ठीक, अब आ और ई, जब हम आ और ई मिला लेंगे तो हम देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा कि आ
या बड़ा हो, उसके बाद छोटी ही हो अथवा बड़ी ही हो, दोनों के मिलाकर हमारा ए ही बनता है। इसके अतिरिक्त हमारा कोई अन्य स्वर नहीं बनता है। ये देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा ए बन जाएगा, और जब हम इसको पूरी शब्दों को जोड़ेंगे इसके, तो हमारा ए यहाँ पे ये जुड़ जाएगा और ये हमारा शा हो जाएगा। यहाँ अगर विसर्ग लगा देते हैं तो ये संस्कृत का शब्द बन जाएगा। इस तरह से हमारा महिषा शब्द बनेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, देखिए। जैसे ये उदाहरण देख लिए, ठीक उसी की तरह है। अब बस यहाँ पे देखिए, महा में हमने बड़ा आ पाया था और यहाँ पे छोटा आ पाया। जैसे कि मैंने लिखा है, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो, उनके साथ चाहे छोटी ही जुड़े अथवा बड़ी ही जुड़े, दोनों को मिला करके हमारा जो है वो ए ही बनेगा। ये देखिए, फिर ये हमारा बन जाएगा ए। आ के बाद ई आया तो ए बना। अब उधर आया था जो हम लोगों ने महेश में देखा हुआ था, महेशा शब्द में, उसमें हमने देखा था कि महा में बड़ा आ का प्रयोग हुआ था, और यहाँ जो गढ़ शब्द आया है, गढ़ शब्द में छोटे आ का प्रयोग ड़ा में है। लेकिन बनेगा मिलाकर, चाहे छोटे आ के साथ छोटी ही जुड़े, चाहे बड़े आ के साथ बड़ी ही जुड़े, छोटी ही जुड़े, वो कुल मिला के हमारा ए ही अक्षर बनेगा। इसके अतिरिक्त हमारा कोई अन्य अक्षर नहीं बनेगा। जैसे देखिए, ये जब हमारा जुड़ेगा तो ये गणेश शब्द बन जाएगा। अगर हम इसको विसर्ग लगा देते हैं तो यहाँ पे ये गणेशा शब्द बन जाएगा। ठीक इसी तरह से और सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये देखिए, जी सुर धन ईश, यहाँ भी आ मिला। यहाँ भी देखिए, सुर में हमारा छोटा आ मिल रहा है और ईश में हमारा बड़ी ई मिल रही है। अब इन दोनों को भी हम जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा ए अक्षर ही बनता है। ठीक, और ये हमारा जब मिलकर बनेगा तो यहाँ हम सुर और ए बीच में, और ये हमारा शा यहाँ बचा हुआ था। इस तरह से जब हम उसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा सुरेशा शब्द। आया समझ में? इसके बाद देखिए, हम इसके ओ के उदाहरण देखते हैं। इसका हम ओ का उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, ये ओ का उदाहरण है। महा में हमें मिल रहा है बड़ा, और उत्सव में मिल रहा है हमें छोटा ऊ। जब आ और ओ मिलेगा तो ये हमारा जुड़ करके ओ बन जाएगा। इस तरह से आ के बाद ऊ आया है, जैसे कि हमने आप लोगों को उदाहरण बताया हुआ था सूत्र में कि आ के बाद, चाहे छोटे आ के बाद या बड़े आ के बाद छोटा हुआ है अथवा बड़ा हुआ है, उनको मिला करके हमारा ओ ही बनेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्वर नहीं बनेगा। ये जब बनेगा हमारा तो यह हमारा आ निकल गया था ये स्वर, फिर हमारा ये मह शब्द बचा हुआ था। ये हलंत इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनसे स्वर निकल गया है। हा में कोई भी स्वर नहीं है। ये हलंत हमारा ये बताता है कि इस हा में कोई स्वर नहीं है। अब ये जो यहाँ जोड़ के आया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब हमारा ये बचा था इतना भाग, अब इसको हम ये हमने लिखा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा महोत्सव शब्द बन जाएगा। इसी तरह से और भी उदाहरण हैं, जैसे गंगा शब्द होता है। गंगा वैसे शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये गंगा शुद्ध है। ये गंगाधन उदकम, यहाँ भी देखिए आपको दीर्घा मिला हुआ है और यहाँ हर्ष दोनों मिलाएंगे तो हमारा ओ हो जाएगा। ठीक, अब जब ये ओ हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा, ये आ गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, धन ओ और धन, ये हमारा लिखा जाएगा। इसको अगर अलग अलग इस तरह से लिखते हैं तो हमारा ये बनेगा। हम इसको ऐसे करेंगे
फिर ये यहाँ आ जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी और ये हमारा ये बन गया गंगोदकम। इस तरह से ओ के उदाहरण बनेंगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे जो है शब्द हैं जिनके उदाहरण ओ के उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे सर्वधन उदय शब्द है, ठीक। इसके बाद जो है और भी कई सारे ऐसे मिलेंगे शब्द। यहाँ भी देखिए छोटा आ है, यहाँ भी देखिए छोटा ओ मिला ना, यहाँ छोटा आ मिला, यहाँ छोटा ओ मिला। इस तरह से जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा आधन ऊ मिला करके ओ बन गया। इसी तरह से ये जब हम रूप इसको पूरी तरह से जोड़ देंगे तो ये हमारा ये रूप हो जाएगा सर्वोदय। यहाँ विसर्ग लगा देते हैं तो ये विसर्ग हमारा सर्वोदय शब्द बनकर मिलकर बनेगा। लेकिन एक बात आती है और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि केवल आ के बाद ई मिलाकर ए क्यों बनता है, क्यों नहीं कोई और अक्षर बनता है, ए ही क्यों बनता है? इसका कारण है, जैसे देखिए हमने कहा आधन ई मिलाकर के हमारा ए बनता है। क्यों, ये प्रश्न उठता है क्यों ए बनता है? तो इसका कारण है, जैसे आप लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़ा होगा कि 8 उच्चारण स्थान पाणिनि ने बताया हुआ है, उसी के अनुसार ये ए यहाँ पे बना है, अन्यथा कोई और अक्षर बन सकता था। लेकिन ए बनने का कारण है कि जैसे आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आ को विसर्जनीय नाम कंठ, आ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, पढ़ा है ना। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, इचु ऐसा नाम तालु, ये होता है। अब जब हम कंठ और तालु को जोड़ देंगे तो ये हमारा कंठ और तालु, ये कंठ तालु बन जाएगा। अब हमें ये देखना है कंठ तालु किन अक्षरों का उच्चारण स्थान होता है, तो पता चलता है कंठ तालु जो है वो हमारा ए दैत्यो, यानी ए और ए का उच्चारण स्थान होता है। हमारा जो है कंठ तालु जो है ए और ए वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। इसी कारण जब हमारा गुण स्वर संधि में आ और ई जुड़ता है तब ए बनता है, क्योंकि उस आ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है और ई का उच्चारण स्थान हमारा तालु है। तो जब ये अलग अलग करके ये कंठ तालु है और जब ये जुड़ते हैं तो ये कंठ तालु बन जाते हैं। और हम जानते हैं कंठ तालु उच्चारण स्थान ए और ए का होता है, लेकिन ए जो अक्षर है ये हमारा वृद्धि संधि में होता है, तो बचा हमारा खाली ए। तो इसीलिए गुण संधि में जो है जब हमारा आ और ई जुड़ता है तो ए बनता है, इसीलिए कोई और अक्षर नहीं बनता है, ए ही बनता है। अब ये कारण जाने रहिए, ठीक यही चीज है। जब देखिए अब यही जानना है कि आ और ऊ के बाद, आ और ऊ के बाद ओ क्यों बनता है, ये भी प्रश्न ठीक उसी तरह से है कि आ और ऊ के बाद ओ क्यों बनता है, औ क्यों नहीं बनता। उसका एक कारण है कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब जब हम कंठ ओष्ठ को जोड़ देंगे तो ये हमारा कंठ ओष्ठ ये बन जाएगा। और हम जानते हैं एक बार कंठोष्ठ, ये हमारा बन जाएगा कंठोष्ठ। और हम कंठोष्ठ जानते हैं, कंठोष्ठ हमारा जो उदाहरण होता है वो ओ का होता है और औ का होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा कंठोष्ठ होता है। इसी कारण, और हम जानते हैं कि जो औ हमारा होता है ये औ हमारा वृद्धि संधि में होता है, गुण संधि के अंतर्गत हमारा ओ आता है। इसीलिए ओ जो है आ और ऊ जब मिलता है तो हमारा ओ होता है, औ नहीं होता है या कोई और अक्षर नहीं होता है। इसका कारण यही महज है कि आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और आ ऊ मिला करके ही ओ होता है। इसी कारण जो है आ ऊ मिला करके ओ होता है, क्योंकि इन दोनों के उच्चारण स्थान जुड़े हुए होते हैं और जो सेम उच्चारण स्थान जुड़े होते हैं, इसी कारण जो उच्चारण स्थान दोनों का होता है, दोनों अक्षरों का, दोनों को मिलाकर जिस अक्षर का उच्चारण स्थान होता है वही यहाँ पर जुड़ करके बनता है। औ नहीं बन सकता,
क्योंकि अ हम पहले से जानते हैं कि ये वृद्धि संधि में होता है। ये कारण है कि हमारा अ और ए बनता है। देखिए अब हम देखते हैं अर के उदाहरण देख लेते हैं। जो अर बनता है, अर हमारा कहाँ कहाँ बनता है? ये देखिए, ये महाधन ऋषि उदाहरण है, ये देवधन ऋषि उदाहरण है। यहां में क्या मिला? बड़ा मिला। यहाँ क्या मिला? री मिला। यहाँ हमें पहले तरफ जो है आ मिल गया है बड़ा, और दूसरी तरफ हमें री मिल गया है। हम जैसे कि पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा जो है कि अगर आ के बाद छोटा आ या बड़े आ के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर हमारा अर बन जाता है। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। तब जब अर बन जाएगा तो यहाँ आ निकल जाने से मह शब्द हमारा बचता है, हा में हलंत लग जाएगा और ये अर यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में आया है। उसके बाद ये हमारा बचा हुआ था शिव, ये हमारा मह अर और शी, ये जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा महर्षि शब्द बनेगा। अब ये रा क्यों ऊपर लग गया? क्योंकि सभी जानते हैं ये रा जिस जगह आता है उसके पहले इसका उच्चारण होता है, या हम ये कहें कि ये जिस जगह उच्चारित होता है उसके बाद वाले अक्षर पे चढ़ के लग जाता है। ऊपर क्यों लग जाता है? क्योंकि हल्का हो जाता है। कोई चीज जब हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ भागती है। तो ठीक यही कारण है, ये रा जो है हलंत होने के कारण, यानी व्यंजन होने के कारण या स्वर रहित होने के कारण ये हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण ये सा के ऊपर लग जाता है और इसका उच्चारण सा के पहले होता है, इसीलिए ये सा पे लगता है। इस तरह से हमारा महर्षि शब्द बनता है। यहां देखिए आ के बाद री, यहां भी वही है। देखिए यहां हम लोगों को बड़ा आ मिला था और यहां छोटा आ मिला हुआ है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी क्या बनेंगे? अर बनेगा। और जब अर बनेगा तो यहाँ हमारा देव शब्द बनेगा, वहाँ में हलंत लग जाएगा। यहाँ जो हमारा जोड़ के आया है अर शब्द हो जाएगा, और यहाँ ये बचा हुआ था ये हमारा क्या हो गया? देव हो गया, अर हो गया और शी हो गया। इस तरह से देवर्षि शब्द बना हुआ है। एक दो उदाहरण इसके और हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, कठिन भी माने जाते हैं। ये देखिए, ग्राम ऋषि, एक उदाहरण मिलता है। कि हमारा ग्राम के माँ में आ है और ऋषि के में री है पहले। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? अर बनेगा। क्यों? क्योंकि गुण के अनुसार, इसकी परिभाषा के अनुसार यहाँ अक्षर हमारे विद्यमान है, पहले आ है और बाद में री है, तो दोनों को जोड़ करके हमारा अर बन गया है। और जब ये जुड़ेगा तो ये हमारा बन जाएगा ये ग्राम, यहाँ से हम अर लेंगे, ये हमारा अर, ये ग्राम हो गया, अर हो गया, माँ में हलंत है क्योंकि छोटा आ निकल चुका है, और ये सी हमारा यहाँ से जुड़ करके यहाँ आएगा। ये हमारा ग्रामर्षि शब्द बन जाएगा इस तरह से। ठीक, इसी तरह से एक दो उदाहरण जो हैं आपके मिलेंगे। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सप्तऋषि भी मिलेगा आपको, ये उदाहरण आपको मिल जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए हमको सप्त के ता में आ है और ऋषि में री है। ये दोनों भी जब हमारे मिलेंगे तो ये हमारा बन जाएगा अर। इस तरह से यहाँ शब्द हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, धन अर हो जाएगा और धन शी हो जाएगा, और ये जोड़ करके बनेगा
जी क्या हुआ, शब्द के ता में आ है, ऋषि में पहले आगे हमारा री है, तो शब्द के ता का आ और ऋषि का री जब मिलेगा तो ये अर हो जाएगा, और अर होकर के जब शब्द में जुड़ेगा और शी आखिरी में अंत में जोड़ेंगे तो ये हमारा शब्द ऋषि शब्द इस तरह से सिद्ध होगा। और है इसके अल का उदाहरण जो मिलता है बहुत कम मिलता है, दो उदाहरण इसके ज़्यादा फेमस हैं। एक तव धन लिकार है और एक जो है उदाहरण हमारा मम धन लिकार है, ये बनता है। यही दो उदाहरण इसके ज़्यादा लिरी के मिलते हैं। यहाँ से आ, तब का आ, वा का आ और लिरी का लिकार का लिरी, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह हमारा जुड़ करके अल बन जाएगा। और यहाँ जब हम करेंगे तो ताकि वा से आ निकलने के कारण वा में हलंत लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा अल हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ कारह शब्द बचा हुआ है, यहाँ हम कारह कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ता से तव के वा से जो है आ लिया और लिकारा के से री लिया, दोनों मिलाकर हमारा अल हो गया। उसके पश्चात जो है तव में हलंत लग जाएगा, फिर अल हम यहाँ से जोड़ के लिखेंगे और ये हमारा कारह शब्द बचा हुआ था, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा तवल्लकार। एक उदाहरण ये मिल गया, दूसरा हमारा ये वाला उदाहरण है। यहाँ से हमें आ मिला और यहाँ से लिरी, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल। मम का आ, मम के अंतिम मा का आ और लिकार के लिरी, लिकार का हम लिरी ले लेंगे, जब लिकार का लिरी ले लेंगे तो ये हमारा दोनों मिलकर अल हो जाएगा। और इस तरह से ये मम था, धन हमारा अल, धन हमारा कार, ये मिला। क्या हुआ, मम का आ, लिकारह का लिरी, दोनों मिलाकर हमारा अल। इसके बाद मम में माँ में हलंत लग जाएगा, अल यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और ये कारह जुड़ेगा तो ये हमारा जो शब्द बनेगा वो ममल्लकारह शब्द बन जाएगा। यही दो उदाहरण लिरी के मिलते हैं गुण संधि में, नहीं तो और इसके और उदाहरण जल्दी देखने को नहीं मिलते और ना ही ये ज़्यादा पूछा जाता है। इसके उदाहरण जो है पूछे नहीं जाते। चलिए हम लोग देखते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि का सूत्र होता है, इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र होता है किसी भी संधि में या संस्कृत की कोई भी चीज़, चाहे वो संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, कुछ भी हो, उसमें जो है अगर हमें सूत्र याद हो जाते हैं, सूत्र याद रहते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हमें लंबी लंबी परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए इसका जो सूत्र है यड़ स्वर संधि का, इको यड़चि, ये इसका सूत्र है। इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजें क्या, तीन प्रत्याहार हैं। कौन कौन से, इक है, यड़ है और अचि है। इसको देखें ऐसे, इक है, उसके बाद जो है यड़ है और फिर अचि है। ये अचि का जो तात्पर्य है, अचि का मतलब यहाँ अच से ही है। और अच हम सभी जानते हैं कि अच किसे कहते हैं, अच स्वर कहते हैं। कौन कौन से इसमें सूत्र में, इको यड़ सूत्र में प्रत्याहार है हमारे, इक प्रत्याहार है, यड़ प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार है। अच का मतलब होता है सारे स्वर, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी हम जानते हैं। इक में कौन कौन से अक्षर आते हैं, कल हमने आप लोगों को बताया था, ई, उ, री और लिरी, ये अक्षर आते हैं।
यड़ में कौन कौन से अक्षर आता है? या, वा, रा और ला, ये अक्षर आते हैं। 4 इसमें आते हैं और 4 इसमें आते हैं। हाँ, लेकिन इनका केवल मतलब छोटी, छोटा ऊ या री का कोई दीर्घ नहीं होता है, लेकिन री का भी दीर्घ होता है, ऊ का भी दीर्घ होता है, ई का भी दीर्घ होता है। तो इसका मतलब यहाँ छोटे और बड़े दोनों अक्षरों को समझना चाहिए। इसका तात्पर्य है चाहे यहाँ हर्ष हो या दीर्घ हो, दोनों अक्षर समझना चाहिए। केवल इनका ही दीर्घ नहीं होता है, बल्कि इन तीनों का दीर्घ होता है। तो चाहे इन तीनों के दीर्घ आए हों, चाहे ह्रस्व आए हों, होगा वही। और अच का मतलब होता है सभी स्वर। यहाँ कहने का तात्पर्य है जो हमारी यड़ स्वर संधि है, इसमें पहले अक्षर के पहला जो शब्द होता है, जो हमारी संधि होती है, वो संधि 2 वर्णों की होती है। लेकिन 2 वर्ण कौन? शब्दों के अंतिम और पहले अक्षर जो जुड़ते हैं। तो पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो हमारा ई होगा, ऊ होगा, री होगा या लिरी होगा। इन चारों में से कोई एक अक्षर होना चाहिए। अब ई, ऊ, री के दीर्घ भी हो सकते हैं, ह्रस्व भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो ये सभी स्वर कहा गया है, सभी स्वर जो कहा गया है, कहने का तात्पर्य दूसरी तरफ कोई भी असमान स्वर हो सकता है। अगर पहली तरफ, जैसे पहली तरफ हमारा ई आया है, पहली तरफ अगर ई आया है, पहले शब्द के अंत में अगर हमारा ई अक्षर आया है, तो दूसरे शब्द का प्रारंभ ई से नहीं होना चाहिए। अगर वो ई आएगा तो वहाँ हमारी यड़ संधि ना होकर के दीर्घ संधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है दीर्घ स्वर संधि में अगर दोनों तरफ जो है समान वर्ण हमारे होते हैं तो हमारा वहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और अगर इसमें ई के बाद दूसरे तरफ भी हमारा ई आएगा तो हमारी यड़ स्वर संधि नहीं रहेगी, वो हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसीलिए इन चारों में से पहली तरफ कोई भी एक अक्षर आए, बस जो पहली तरफ आया हो अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो आया हो इन चारों में से, वो दूसरी तरफ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है। तो ऐसी दशा में जब ई, ऊ, री, लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर, इसीलिए कहा गया सभी स्वर का मतलब यहां से है असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, यानी जो पहले साइड आया हो वो स्वर जो है दूसरी तरफ ना आया हो, तभी यड़ संधि होगी, अन्यथा वो दीर्घ स्वर संधि में बदल जाएगा। तो ऐसी दशा में क्या होता है हमारा, जहां हमारा ई होता है, ऐसे देख लीजिए, जहां हमारा ई होता है उस ई के जगह हमारा या हो जाता है, जहां हमारा ऊ होता है उस ऊ के जगह हमारा वा हो जाता है, जहां हमारी री होती है उस री के जगह हमारा रा हो जाता है, जहां हमारा री होता है उस री के जगह हमारा ला हो जाता है। बस यही अंतर होता है। और कहाँ, जब इनके बाद असमान स्वर हो, जब पहली तरफ किसी भी शब्द के पहले शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री और लिरी आए और दूसरे शब्द का प्रारंभ किसी भी असमान स्वर से हो, यानी ई, ऊ, री अगर पहली साइड में कोई एक इनमें से आया तो दूसरी साइड, जो पहली साइड है वो दूसरी साइड आरंभ उससे ना हो, उसके अतिरिक्त कोई भी असमान स्वर आए तो ऐसी दशा में ई जो है या में बदल जाएगा, ऊ वा में बदल जाएगा, री रा में बदल जाएगा और लिरी ला में बदल जाएगा। लेकिन वही गुण संधि में क्या होता था, पहली तरफ जो है हमारा छोटा या बड़ा होता था और दूसरी तरफ जो है ई, ऊ, री, लिरी होता था, तो वहाँ ए, ओ और अर, अल में बदलता था। लेकिन यहाँ क्या है, पहली साइड जो है पहली तरफ पहले शब्द के अंत में ई, ऊ, री, लिरी होगा और दूसरी तरफ जो है कोई भी असमान स्वर होगा। तो ऐसी दशा में ई या में, उवा में, रीरा में और लिरी जो है हमारा ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब देखिए हम लोग उदाहरण से देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे इस चीज़ को। जैसे इसका उदाहरण बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, यदि धन अपि, यह आपको बहुत मिलेगा। यहाँ देखिए हमें ई मिला है और यहाँ आ मिला ना। इन चारों में से देख लीजिए कोई एक अक्षर है, तो हाँ ये वाला भैया है, ये देखो ये ई मिल गया।
ह्रस्व है, और चाहे दीर्घ होता कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ह्रस्व मिला, और यहाँ असमान स्वर मिला। स्वर है लेकिन असमान है। अगर ये ई जैसा होता तब तो समान होता, और जब ये ई जैसा हो जाता, यहाँ ई ही हो जाता, तो ऐसी दशा में ये हमारा यड़ स्वर संधि कभी नहीं होती, बल्कि कौन सी हो जाती, तब हमारे यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाती, यड़ नहीं होती। लेकिन जब पहली तरफ हमारा ई मिला है और दूसरी तरफ हमें असमान स्वर मिला है, तो ऐसी दशा में हमारा ई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। जब ई हमारा या में बदल जाएगा, और अभी हमारा आ इसमें जुड़ा नहीं है, बस ई के कारण हमारा आ के कारण, असमान स्वर के कारण हमारा ई या में बदला है, अभी या में हमारा आ जुड़ा नहीं है। जब हम इसको या में आ जोड़ देंगे तो ये या हमारा पूरा हो जाएगा, केवल व्यंजन हट जाएगा, व्यंजन जो हलंत हमारा लगा हुआ वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य कोई स्वर होता तो मात्रा के रूप में दिखता, लेकिन छोटे आ का कोई स्वर नहीं होता, इसीलिए वो मात्रा के रूप में नहीं दिख रहा है। बस केवल क्या करेंगे, हमारा हलंत हट जाएगा, यही अंतर आएगा। और जब अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे देखिए, जब हम इस यद्यपि को जोड़ेंगे तो हमारा ये यद बचा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने ई को हटा लिया था, और जब स्वर हट गया तो दा खाली, दा जो है हमारा मात्र व्यंजन बचा हुआ, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो यद लिख सकते हैं हम। फिर हमारा जो जोड़ के या आया है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा केवल ये पी बचा हुआ था, इसको यहाँ लिख देंगे। और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा यद हो जाएगा, ये यपि, ये जुड़ जाएगा, हमारा यद्यपि बनेगा। आज देखिए, आज की बुकों में, छोटे बच्चों की बुकों में हमें ये वाला यद्यपि देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे ये यद्यपि, जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है वो इसको पढ़ा है, इस यद्यपि को पढ़ा, लेकिन ये जो द्या अक्षर है ये हमारी पूरी वर्णमाला में ढूंढ डालिए, कहीं आपको द्या नहीं मिलने वाला है कि मिलेगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर, ये दो अक्षरों के मेल से बना हुआ है, इसमें दा जुड़ा है और या जुड़ा है। तो इसी कारण चाहे हम इसको विस्तृत रूप में लिख दें, इसको अलग अलग करके लिख दें, चाहे इस द्या का प्रयोग कर दें, चाहे जो है द हलंत वाला यानी आधा द लिख सकते हैं और या लिख सकते हैं। इस तरह से ये दोनों रूप इसके सही हैं, गलत नहीं है। नहीं पता चले एक आए कहो ये सही है, ये वाला गलत है, ये वाला सही लगाएंगे, ये वाला गलत काट देंगे, नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आज के छोटे बच्चों के हम एनसीईआरटी की बुकें उठा लेते हैं तो हमको ये रूप देखने को मिलता है। ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था, पुरानी बुकों में तो मिलेगा, लेकिन जो छोटे बच्चों की किताबें आएंगी आप उनको उठा के देखिए तो इस तरह से यद्यपि लिखा मिलेगा। कहीं आप विद्यालय देख लेंगे तो विद्यालय हमारा ऐसे लिखा मिलेगा, नहीं तो हम सोच सकते हैं भैया ये द्या कौन सी है, द्या तो स्वर कहीं भी हमारी वर्णमाला में दिखता ही नहीं। तो ये कोई अलग से कोई व्यंजन नहीं, बल्कि ये दो व्यंजनों के योग का बना हुआ है, ये द और या से बना हुआ है। इस तरह से ये यद्यपि हमारा शब्द जो है ये सिद्ध होगा। इसके और भी उदाहरण जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे प्रतिधन एक, ये भी बहुत पूछता है, ईधन ए। यहाँ पे देखिए हमारा इन चारों में से एक अक्षर यहाँ पर ई आया हुआ है, पहला अक्षर, और बाद में जो है हमारा असमान स्वर आया था। हमने कहा था कोई भी असमान स्वर, मतलब ई है तो ई ना आए, बाकी इन तीनों में से भी कोई एक दूसरी तरफ हो सकता है, बस जो आया हो वो दूसरी साइड ना हो सेम उसके, बाकी कोई भी स्वर हो। तो ऐसी दशा में हमारा ई जो है वो या में बदलेगा। और क्यों बदलेगा? इस असमान स्वर के आने के कारण ई बदलेगा। और अभी हमारा ए जुड़ा नहीं हुआ है, जब इस या में ए जुड़ेगा तो यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। पहले हमने यहाँ पे केवल हलंत हटाया था, क्यों? क्योंकि आ जुड़ने से हलंत हट जाता है और आ की कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन ए की मात्रा लगती है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए की मात्रा लगाई। अब यहाँ हमारा क्या बचा था? प्रत शब्द बचा था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से छोटी हटा लिया था, तो ता जो है व्यंजन रहित, स्वर रहित हो गया था, क्षम्यताम, स्वर रहित हो गया था, व्यंजन रहित नहीं। इसके बाद हमारा ये ए यहाँ पे आएगा और ये का बचा हुआ था, ये हमारा जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा ता को हम आधा लिखेंगे और का।
ये हमारा प्रत्येक शब्द ऐसे बनेगा। ठीक, इसी तरह से और भी इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। देखिए, जैसे इति धन आदि, ये मिलता है हमारा ई है यहाँ और यहाँ बड़ा। वही सेम हमारी कंडीशन है यहाँ पे, सेम स्थिति हमारी है यहाँ पे कि यहाँ हमें इन चारों अक्षरों में से एक मिल गया है और दूसरे तरफ हमें एक असमान स्वर मिला हुआ है। तो असमान स्वर मिलने के कारण ये ई पहले किसमें बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, और या में जब आ जुड़ेगा तो क्या होगा, या पे आकी मात्रा लग जाएगी। जो स्वर इधर होगा वो स्वर पहले ई परिवर्तित होगा या में, इस असमान स्वर के कारण ई या में बदल जाएगा, और जो स्वर होगा वो या पे मात्रा के रूप में लग जाएगा। वो चाहे छोटा आ होगा तो केवल हलन कटेगा, और कोई मात्रा होगी तो मात्रा के रूप में या पे लग जाएगा। तो ऐसी दशा में हमारा ये यहाँ पे हमारा इत बचा हुआ था, फिर हमने यहाँ पे ये या लिख दिया, फिर हमारा यहाँ दी बचा हुआ था, ये हमने लिख दिया। अब जब हम जोड़ेंगे तो हमारा इत और यादि क्या बन गया, इत्यादि शब्द। ऐसे जो है शब्दों की प्रक्रिया जो है हमारी सिद्ध होती है। आया समझ में? यहाँ से ई उतारा, यहाँ से आ उतारा, ई हमारा या में बदला, फिर ये हमारा स्वर जुड़ा तो हम या हो गया, फिर ये इत है, इत के बाद या जोड़ा, दी जोड़ा, और हमारा इत्यादि शब्द ये निरूपित हो गया। इस तरह से अब इसके हम देख लेते हैं, ऊ के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऊ के उदाहरण इसके ऊ के उदाहरण देखिए। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, मधुधन, इसका उदाहरण आरी, ये मिलता है। देखिए, यहाँ ऊ मिला हमें और यहाँ आ। समझ में? देखिए, यहाँ का एक ये वाला अक्षर में मिल गया, इन चारों में से एक हमें मिल गया है। यहाँ ऊ मिल गया है और यहाँ असमान स्वर आ मिल गया। अब ऊ हमारा किस में बदलेगा, ऊ हमारा वा में बदल जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, ई हमारा या में बदल रहा था, अब ऊ हमारा वा में बदल रहा है। तो इस तरह से जब हमारा ऊ जो है वा में बदलेगा तो ये हमारा वा लिख उठेगा और यहाँ आ जुड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि आ की कोई मात्रा, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है, तो ये वा के नीचे से केवल ये हमारा हलंत, जो व्यंजन का चिन्ह है, वो चिन्ह केवल, वो निशान केवल हट जाएगा, बाकी वैसे रहेगा। अब ये हमारा मध्य शब्द बचा है, धन, व और धन, ये हमारा री बचा हुआ है, ये हमने लिखा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आधा धा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसके बाद कोई स्वर नहीं। अगर कोई स्वर होता तो धा हमारा, धा पे वो स्वर लग जाता, धा हमारा पूर्ण हो जाता, लेकिन धा के बाद कोई स्वर नहीं है, इसीलिए धा को हमें आधा लिखना है और ये हमारा शब्द बन जाएगा मध्वरी। इस तरह से बनेगा। उसके बाद जो है हमारा बनता है देखिए, ये बहुत पूछता है, सुधन आगत, स्वागतम भी लिखते हैं। अब यहाँ भी देखिए छोटा ऊ मिला है हमें, यहाँ भी देखिए बड़ा आ मिला है। अब यहाँ भी हमें क्या करना, ऊ के जगह वा जो है हमारा, ऊ के जगह वा बनेगा, तो ये ऊ जब वा में बदल जाएगा और यहाँ आ जुड़ जाएगा तो ये वा पे आ की मात्रा
लग जाएगी। और जब ऐसी दशा में होगा तो ये हमारा सा, क्योंकि सा के बाद कोई अक्षर नहीं है, सा खाली है, तो सा के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि स्वर पहले से निकल चुका था, वहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी। और ये गतम शब्द हमारा बचा हुआ गा, त और मा, ये हम जोड़ेंगे तो सा के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए सा को हम क्या करेंगे, आधा लिखेंगे। अगर कोई स्वर होता तो सा पे मात्रा लग जाती या स्वर पूरा लिख उठता, तो ये हमारा सा आधा हो जाएगा, बाकी पे आ की मात्रा हो जाएगी, गा हो जाएगा, ता हो जाएगा और माँ। ये हमारा स्वागतम शब्द इस तरह से बनेगा। इसी तरह से देखिए, टाइम हो गया क्या, रहने दे, छोड़ दे इसी को। चलिए, जो बचा हुआ है वो हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।